दुनिया की ज्यादातर दिलचस्प चीजें एक तस्वीर की तरह रुकी हुई नहीं होती, वो तो एक फिल्म की तरह चलती रहती हैं। सड़कों पर गाड़ियों का बहाव हो, मौसम का बदलना हो, या सोशल मीडिया पर कौन किसे फॉलो कर रहा है, ये रिश्ते भी तो बदलते रहते हैं। बिल्कुल। सवाल ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आमतौर पर स्थिर डेटा को समझने में माहिर है, वो समय और रिश्तों के इस लगातार बहते हुए दरिया को कैसे समझेगा? और यही वो सवाल है जो आज एआई की दुनिया में सबसे दिलचस्प है। इसका जवाब देने की कोशिश है स्पेशियो टेम्पोरल ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स या स्पेशियो टेम्पोरल जीएनएस। ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन इसका काम बड़ा सीधा है। ये ऐसे एआई मॉडल हैं जिन्हें खास तौर पर ऐसे डेटा के लिए बनाया गया है जिसमें दो चीजें हों। अच्छा। एक तो रिश्ते, जिसे हम ग्राफ कहते हैं, और दूसरा वो रिश्ते और उनसे जुड़े लोग समय के साथ बदल रहे हों। ठीक है, इसे थोड़ा और आसान करके समझते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एक बहुत ही मजेदार और ठोस उदाहरण से ये सब समझाते हैं। किसी इंसान की चाल का अनुमान लगाना। मतलब एआई सिर्फ किसी को चलते हुए देखकर ये अंदाजा लगाए कि उसका अगला कदम कहाँ पड़ेगा। ये सिर्फ अगला कदम जानने जैसा नहीं है, ये तो इंसान के शरीर की बनावट, उसके जोड़ों के रिश्ते और फिजिक्स की गहरी समझ की बात है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हम कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के मोशन कैप्चर डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे। सोचिए, एक इंसान चल रहा है और उसके शरीर के 41 मुख्य जोड़ों पर सेंसर लगे हैं। 41 सेंसर, मतलब कंधे, कोहनी, घुटने, ये सब? हाँ, कंधे, कोहनी, घुटने, टखने वगैरह। हमारे पास इन सभी सेंसर की हर पल की लोकेशन का डेटा है। ये 41 जोड़ हमारे ग्राफ के नोड्स हो गए। और उनके बीच का शारीरिक जुड़ाव, जैसे कोहनी का हाथ से जुड़ना, वो एजेस हो गए। एकदम से ही वो हमारे ग्राफ के एजेस या किनारे हैं। अब हमारा काम है एक ऐसा एआई बनाना जो इस चलते फिरते ग्राफ को देखकर भविष्य का अनुमान लगा सके। हम 3 अलग-अलग कोशिशों को देखेंगे और ये समझेंगे कि क्या काम करता है, क्या नहीं, और सबसे जरूरी क्यों। ये तो बहुत दिलचस्प है। पर इन जटिल ग्राफ वाले मॉडल्स में कूदने से पहले क्या कोई आसान रास्ता नहीं है? मतलब सबसे पहले दिमाग में तो यही आता है कि एक ऐसे एआई का इस्तेमाल करें जिसकी याददाश्त बहुत तेज हो, जो बस ये याद रख ले कि हर जोड़ पिछले कुछ सेकंड में कहाँ था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही सबसे पहला और तार्किक कदम है। हमारी पहली कोशिश में ऐसे ही मॉडल्स का इस्तेमाल किया गया जो क्रम या सीक्वेंस को समझने में माहिर हैं, जैसे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, आरएनएन्स। हाँ, आरएनएन्स। और इसी का एक बेहतर संस्करण है गेटेड रिकरेंट यूनिट्स यानी जीआरयूज। आरएनएन्स यानी वो मॉडल्स जो क्रम को याद रखते हैं, और ये जीआरयूज, ये बस उसकी एक बेहतर, ज्यादा पावरफुल मेमोरी वाली वर्जन है। सही कहा? हाँ, बिल्कुल। आप इन्हें बेहतर याददाश्त वाला आरएनएन समझ सकते हैं। ये जरूरी जानकारी को भूलते नहीं और गैर जरूरी जानकारी पर ध्यान नहीं देते। ठीक है। तो इस पहले तरीके में हमने जीआरयू मॉडल को हर एक जोड़ का पिछला डेटा दिखाया और कहा इसकी पिछली चाल को याद रखो और भविष्य का अनुमान लगाओ। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी लगती है। क्या? ये मॉडल हर जोड़ को एक अलग आजाद चीज की तरह देख रहा है। उसके लिए हाथ की हरकत का पैर की हरकत से कोई लेना देना नहीं है। वो ये नहीं समझता कि ये सारे जोड़ एक ही शरीर का हिस्सा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही इसकी सबसे बड़ी कमी थी। अच्छा, तो ये तरीका कितना कामयाब रहा? एक मॉडल को सिर्फ याददाश्त देना, बिना ये बताए कि शरीर की बनावट कैसी होती है, क्या ये काम आया? एक शुरुआत के लिए ठीक था, पर नतीजे बहुत अच्छे नहीं थे। जब मॉडल को ऐसा डेटा दिखाया गया जो उसने पहले नहीं देखा था, तो उसकी सटीकता सिर्फ 65% के आसपास थी। सिर्फ 65%? हाँ, लेकिन असली समस्या सटीकता से भी बड़ी थी। जब मॉडल को सिर्फ 1-2 कदम नहीं, बल्कि कई कदम आगे की भविष्यवाणी करने को कहा गया, तो जो चाल उसने बनाई, वो कैसी थी? वो बहुत ही अजीब और अप्राकृतिक दिखने लगी। घुटने गलत दिशा में मुड़ने लगे, हाथ शरीर के आर पार जाने लगे। मतलब एक डरावनी फिल्म जैसा कुछ बन गया होगा। हाँ, कुछ वैसा ही। और इससे एक बात साफ हो गई, सिर्फ अतीत को याद रखना काफी नहीं है। मॉडल को शरीर की संरचना को समझना होगा। उसे ये जानना होगा कि कोहनी सिर्फ एक ही दिशा में मुड़ सकती है और पैर जमीन से टकराएगा तो रुकेगा, उसके आर पार नहीं जाएगा। रिश्तों को समझना जरूरी है। तो पहले मॉडल की सबसे बड़ी कमी यही थी कि उसे शरीर की बनावट का कोई अंदाजा नहीं था। हाथ और पैर उसके लिए बस 2 अलग-अलग टाइमलाइन थी। बिल्कुल। तो जाहिर है हमें कुछ ऐसा चाहिए जो इन रिश्तों को, इस ग्राफ को समझे। यहीं पर जीएनएन्स यानी ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स आते होंगे। बिल्कुल। दूसरे प्रयास में यही किया गया। सोचा गया कि अगर रिश्तों की कमी है
तो क्यों ना मॉडल को सारे रिश्ते ही दे दिए जाएं। इस बार इस शक्तिशाली GNN, ग्राफ अटेंशन नेटवर्क या गैट का इस्तेमाल किया गया और उसे डेटा देने का तरीका बहुत महत्वाकांक्षी था। कैसा तरीका? कल्पना कीजिए कि आपके पास 1 सेकंड में 30 फ्रेम है और हर फ्रेम में शरीर का एक कंकाल है। इस मॉडल को सिर्फ एक फ्रेम का कंकाल नहीं दिया गया, तो फिर? बल्कि समय के सारे फ्रेम को एक साथ जोड़कर एक बहुत बड़ा विशाल ग्राफ बना दिया गया। मतलब हर फ्रेम में घुटने को टखने से तो जोड़ा ही गया, अच्छा। साथ ही इस फ्रेम के घुटने को अगले फ्रेम के घुटने से भी जोड़ दिया गया और उसे अगले से और इसी तरह आगे भी। तो अब हमारे पास एक ऐसा विशाल ग्राफ था जो स्पेस और टाइम दोनों में फैला हुआ था। सुनने में तो ये बहुत मजबूत प्लान लगता है। आपने AI को हर मुमकिन जानकारी दे दी, शरीर की बनावट भी और समय के साथ उसका बदलाव भी। हाँ, तर्क तो यही कहता है। मुझे तो यही लगता है कि AI को आप जितनी ज्यादा जानकारी दें वो उतना ही बेहतर होता है। तो ये तो काम किया ही होगा। यही तो सबसे हैरानी की बात है, ये तरीका बुरी तरह से फेल हो गया। फेल हो गया? हाँ, सटीकता 65% से गिरकर 55% पर आ गई। अनुमानित चाल पहले से भी ज्यादा अजीब और विकृत हो गई। ये तो बड़ा अजीब है। यहाँ तो उल्टा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ज्यादा जानकारी से तो मदद मिलनी चाहिए थी ना। ये AI के बारे में एक आम गलतफहमी है। सोचिए, अगर आप किसी को शतरंज सिखा रहे हैं और आप उसे सिर्फ नियम समझाने की बजाय दुनिया में आज तक खेले गए हर शतरंज के मैच की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दें, वो बेचारा हर चाल में कोई गहरा पैटर्न खोजने की कोशिश में इतना उलझ जाएगा कि खेल का मूल सिद्धांत ही नहीं समझ पाएगा। अच्छा, तो गैट मॉडल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? हाँ, उसे समय और स्थान के हर कनेक्शन में कोई गहरा मतलब नजर आने लगा, जबकि जरूरत सिर्फ शरीर के बुनियादी ढांचे को समझने की थी। वो जरूरत से ज्यादा सोचने लगा एक तरह से, और पूरी तरह भटक गया। ये एक बहुत बड़ा सबक था। आप AI को डेटा कैसे देते हैं, ये उतना ही जरूरी है जितना कि आप उसे कौन सा डेटा देते हैं। तो एक मॉडल के पास याददाश्त थी पर शरीर की समझ नहीं। दूसरे के पास शरीर और समय की इतनी ज्यादा जानकारी थी कि वो बौखला गया। सही कहा। ऐसा लग रहा है जैसे हम दो बिल्कुल विपरीत दिशाओं में जाके रास्ता भटक गए हैं। एक के पास जानकारी बहुत कम थी, दूसरे के पास बहुत ज्यादा। तो फिर दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीजों को एक साथ कैसे लाया जाए? इसी सवाल का जवाब है हमारा तीसरा और सबसे कामयाब प्रयास, न्यूरल रिलेशनल इन्फ्रेंस या NRI। NRI। हाँ, इस मॉडल ने ब्रूट फोर्स यानी ज्यादा ताकत लगाने की बजाय फाइन ट्यूनिंग यानी समझदारी से काम लेने पर ध्यान दिया। इसने एक बहुत ही चतुर ऑटो इनकोडर संरचना का इस्तेमाल किया। ऑटो इनकोडर, ये वो मॉडल है ना जो डेटा को पहले एक सरल छोटे रूप में निचोड़ता है और फिर उसी छोटे रूप से उसे वापस बनाने की कोशिश करता है? बिल्कुल। ये यहाँ कैसे काम करता है? ये किस चीज को निचोड़ रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे 2 हिस्सों में समझते हैं, इनकोडर और डिकोडर। ठीक है। पहला हिस्सा है इनकोडर। ये मॉडल को बना बनाया विशाल ग्राफ नहीं देता। इसके बजाय ये सिर्फ जोड़ों की हरकतों को देखता है और खुद ये सीखने की कोशिश करता है कि उनके बीच क्या रिश्ता हो सकता है। मतलब ये खुद पता लगाता है? हाँ, ये हर 2 जोड़ों के बीच के रिश्ते की संभावना का अनुमान लगाता है। जैसे इस बात की कितनी संभावना है कि हाथ की हरकत कोहनी की हरकत से जुड़ी हुई है, या क्या कंधे और टखने के बीच कोई मजबूत सीधा रिश्ता है। अच्छा। इस तरह ये उन रिश्तों का एक छिपा हुआ निचोड़ा हुआ नक्शा बनाता है, एक रिलेशनशिप मैप। एक मिनट, तो ये मॉडल खुद से अंदाजा लगा रहा है कि कौन सा जोड़ किससे जुड़ा है, सिर्फ चाल को देख? हाँ, मतलब हम उसे ये बता ही नहीं रहे कि घुटना पैर से जुड़ा है, वो ये खुद सीख रहा है। ये तो कमाल है। बिल्कुल, ये खुद से शरीर की भौतिकी और नियमों को सीख रहा है। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, डिकोडर। और डिकोडर क्या करता है? मजे की बात यह है कि ये डिकोडर हमारा जाना पहचाना GRU मॉडल है, वही जो हमारी पहली कोशिश में था। अच्छा। लेकिन इस बार ये सिर्फ पिछली हरकतों को नहीं देखता। इसे इनपुट के तौर पर 2 चीजें मिलती हैं, एक तो पिछली हरकतों का डेटा और दूसरा वो रिलेशनशिप मैप जो एनकोडर ने बनाया है। वाह, तो ये अनिवार्य रूप से GRU को कह रहा है, देखो ये रही पिछले कुछ पलों की हरकतें, और हाँ, ये रही वो नियम किताब जो बताती है कि ये सारे हिस्से एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके भविष्य की भविष्यवाणी करो। आपने एकदम सही समझा। ये RNA की समय की समझ को एक GNN की संबंधपरक शक्ति के साथ मिलाता है, लेकिन बहुत ही स्मार्ट तरीके से। ये मॉडल को जानकारी के सागर में डुबोने के बजाय उसे मछली पकड़ना सिखाता है। तो परिणाम क्या थे? अब तो नतीजों का इंतजार नहीं हो रहा। हाँ, और परिणाम एक बहुत बड़ी सफलता। कितनी? सटीक था, सीधे 94% तक पहुंच गई। और ये तब
जब मॉडल को भविष्य में काफी आगे तक की भविष्यवाणी करनी थी। 94%? हाँ, एआई ने जो चलने की गति बनाई, उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वो असली नहीं है। वो बिल्कुल स्वाभाविक और यथार्थवादी थी। इसने साबित कर दिया कि सबसे अच्छा तरीका मॉडल को सब कुछ बताने का नहीं, बल्कि उसे खुद से सही सवाल पूछना और रिश्तों का अनुमान लगाना सिखाने का है। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक ये लगता है कि जब हमारे पास ऐसा डेटा हो जो गतिशील भी हो और जिसमें रिश्ते भी हों, तो हमें ऐसे मॉडल चाहिए जो सिर्फ क्रम और ग्राफ को प्रोसेस ना करें, बल्कि उनके पीछे छिपे हुए अंतर्निहित नियमों का भी अनुमान लगा सकें। सिर्फ डेटा फेंक देना काफी नहीं है। मॉडल को ये सीखने की जरूरत है कि डेटा के टुकड़े एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। बिल्कुल। एनआरआई मॉडल की असली जीत सिर्फ चाल की सटीक भविष्यवाणी करने में नहीं थी। उसकी असली जीत संबंधपरक संरचना का अनुमान लगाने की क्षमता में थी। अच्छा। उसने पहले क्यों को समझा कि एक इंसान का शरीर कैसे जुड़ा होता है, और फिर उस समझ का इस्तेमाल करके क्या का अनुमान लगाया। ये समझ हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की ओर ले जाती है। स्रोत सामग्री में एक और उदाहरण का जिक्र है। हाँ, उसमें बताया गया है कि इसी एनआरआई मॉडल का इस्तेमाल बास्केटबॉल के खेल की फुटेज पर भी किया गया। और वहां क्या हुआ? वहां भी नतीजे हैरान करने वाले थे। मॉडल ने सिर्फ ये भविष्यवाणी नहीं की कि कौन सा खिलाड़ी कहां भागेगा, तो फिर उसने खेल के अंदर छिपे हुए इंटरेक्शन पैटर्न को भी सीख लिया। मतलब जैसे कौन सा खिलाड़ी किसे पास करने की सबसे ज्यादा संभावना रखता है, या एक अटैकर और एक डिफेंडर के बीच किस तरह की खींचतान चल रही है। ठीक है, ये तो खेल की रणनीति को समझने जैसा हुआ। हाँ, उसने खेल के अनकहे नियमों को उजागर कर दिया सिर्फ खिलाड़ियों की हरकतों को देखकर। और यहीं से हमारे लिए सोचने का एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? और कौन सी ऐसी जटिल गतिशील प्रणालियां हैं जिनके अंदर ऐसे ही छिपे हुए नियम हैं जिन्हें इस तरह का मॉडल उजागर कर सकता है। अगर इस नजरिए से देखें तो इसकी संभावनाएं तो अनगिनत हैं। जैसे वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार, जहां अलग अलग स्टॉक और कंपनियां एक दूसरे को ऐसे तरीकों से प्रभावित करती हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई नहीं देते। या फिर सामाजिक गतिशीलता के बारे में सोचिए। कैसे कोई विचार, कोई ट्रेंड या कोई खबर लोगों के नेटवर्क में फैलती है। कौन किसे प्रभावित करता है, कौन इन्फ्लुएंसर है और कौन सिर्फ जानकारी आगे बढ़ाता है, ये भी तो एक छिपा हुआ ग्राफ ही है। बिल्कुल। यहाँ तक कि जीव विज्ञान में भी कोशिकाओं के बीच संवाद कैसे होता है, वे किन नियमों के तहत एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, ये भी एक पहेली है। तो अंतिम सवाल शायद यही है, हमारी दुनिया में ऐसे और कितने छिपे हुए ग्राफ हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।